हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं वापस से अगले दिन, मतलब आज का डे 4 है हमारा, चौथा दिन है सर प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चंस की, और वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए। केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके पेपर का नाम है, जिसमें हमारे पास 8 यूनिट है। आपको पता होगा डे 1, डे 2, डे 3 आप दे चुके होंगे, और हमने हर एक लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। आज के लेक्चर में भी हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मतलब आज के लेक्चर तक हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, सारी चीजें हम सॉल्व करना है, और किस तरह से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं, सारा कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फिर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज तो हमेशा आपको रहती है और हमको भी रहेगी, इसलिए अब यहां पर आ जाते हैं भाई। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 31 कर चुके हैं अपने पास, और मैं आपको बता दूं इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, मोस्टली यहाँ से मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि आपको पता केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हमने पहले 3 लेक्चर में करे थे। आगे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं आगे नहीं आएंगे, आ सकते हैं। आपके टोटल 75 क्वेश्चंस इसमें करने हैं। और मैं आपको बता दूं ये हमारा लेक्चर नंबर ये हमारा जो हम कर रहे हैं 2024-25 का एग्जाम पेपर है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। मैंने इससे पहले 2023-24 का भी करा रखा है, और उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, और उसको भी जाकर आप देख सकते हो। तो वहां से 75 क्वेश्चन है, उनको भी आप देख सकते हो, कैसे कैसे आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। द स्टेट क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, वहां से हम सारी चीजें देखते हैं। तो हमारा इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 31 है, द स्टेट इन विच देर इज नो ऑर्डर ऑफ ओरिएंटेशन एंड पोजीशन इज। ऐसा कौन सा है भाई? एक चीज सोचो, चाहे हमारा सॉलिड हो, चाहे हमारा लिक्विड हो, चाहे हमारा गैसेज हो, मिलकर किससे बनता है भाई? कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, इन्हीं चीजों से मिलकर बना होता है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इनसे मिलकर बना होता है। अब इन कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं हमारे, ये 2 तरह से हो सकते हैं, या तो किसी न किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लगे हों भाई, किसी न किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लगे हों, या फिर रैंडमली ऐसे ही पड़े हों। 2 तरह की कंडीशन हो सकती है। जो भी सॉलिड बना रहा है, लिक्विड बना रहा है, उनमें क्या होता है, 2 तरह की कंडीशन। ओरिएंटेशन मतलब हम बोल सकते हैं उसको अभिविन्यास बोलते हैं हिंदी में। ओरिएंटेशन का मतलब लगना, एक दूसरे के साथ किस तरह से लगे हुए हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, मैंने क्रम से एक व्यवस्थित क्रम में लगा रखा है, एक अरेंजमेंट में लगा रखा है, एक बेहतरीन अरेंजमेंट में लगा रखा है, उसको हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा ओरिएंटेड है। और मैंने ऐसे फेंक दिया तो वो रैंडम हो गया। तो अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें आपको 4 नाम दे रखे हैं। एक है स्मैटिक, एक है निमेटिक, एक है क्रिस्टल्स, और एक है लिक्विड। तो भाई मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं क्रिस्टल। आप किसी भी चीज का क्रिस्टल देखना, आपने सॉलिड स्टेट जहां पर भी पड़ी हुई, आप NaCl का स्ट्रक्चर बना रहे हो, या फिर टिग्री का बना रहे हो, KCl का बना रहे हो, किसी का भी बनाओ, जितने भी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, आप वहां पड़े होते हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लगा होता है, उसकी पोजीशन भी फिक्स होती है, उसका अरेंजमेंट भी फिक्स होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। यानी कि यहां पर कह रहा है नो ऑर्डर ऑफ ओरिएंटेशन, यानी किसमें ऑर्डर नहीं है, किसी में ऐसा बताओ हमें जिसमें कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है। तो भाई यहां पर तो ओरिएंटेशन होता है क्रिस्टल में, इसलिए ये वाला ऑप्शन हम बिल्कुल भी सही नहीं करेंगे। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि भाई आपको चीजें डायरेक्ट आती हैं, आपके दिमाग में पता है, मेरे को आंसर टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका होता है, सर मेरे को आंसर आता ही नहीं, मैंने तो क्वेश्चन देखा, अब मेरे को आता ही नहीं। तो वहां से क्या होता है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे, आप ऑप्शन को हटाओगे। तो भाई मेरे को पता है क्रिस्टल नहीं है, मैंने हटा दिया। तो मैं आपको देखो 2 तरह से, आपको आती है चीजें, डायरेक्ट करो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम बचता है। लेकिन फंसते हम कहाँ है? फंसते वहां सर हमको पेपर आता ही नहीं, या पेपर आता है तो हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आते। अब जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं सर, हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही तरीका हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई पहला जैसा हो गया, हमारा क्रिस्टल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जितने भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो भी होंगे, सब आपके एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होते हैं, उसका ओरिएंटेशन बहुत अच्छा होता है। ये कह रहा है किसका नहीं है, तो इसलिए हमने इसको काट दिया पहले। दूसरा स्मैटिक, निमेटिक। भाई आपको पता है एक लिक्विड होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है,
कल वाले लेक्चर में हमने बताया था लिक्विड और सॉलिड के बीच की एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। तो भाई मैं आपको बता दूं न्यूमेटिक और स्मैटिक ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, लिक्विड क्रिस्टल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, लिक्विड क्रिस्टल होते हैं। और कल भी हम आपको बताए थे कि भाई लिक्विड क्रिस्टल क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट है, क्योंकि वे क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ जो पॉइंट हैं जिसमें हमने एनाइसोट्रॉपिक बोला था उनको ये फॉलो करते हैं। तो मतलब यहां पर भी कंप्लीट नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ हद तक ओरिएंटेशन पाया जाता है, कुछ हद तक ओरिएंटेशन पाया जाता है। तो अगर पाया जाता है तो हम कहेंगे सर स्मैटिक भी नहीं हो सकता, न्यूमेटिक भी नहीं हो सकता। उसने तो बोला पाया ही नहीं जाए भाई, तो वो इकलौता एक ही बचा, दैट इज लिक्विड। अगर हम बात करें भाई लिक्विड की, तो लिक्विड में कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, आप डाल दो बहता हुआ चले जाएगा, ऊपर के नीचे मॉलिक्यूल, नीचे के ऊपर मॉलिक्यूल। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो यहां पर कोई भी ना तो उनकी पोजीशन फिक्स होती है और ना ही ओरिएंटेशन फिक्स होता है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे से अंदाज में, हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आई होप आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। आज के लेक्चर में ना बहुत बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, बहुत बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन हैं। आपको एक्चुअली इन चीजों की जरूरत है और आपको ये करना भी चाहिए। मैं आपको बता दूं भाई, सबको पता है कि हम इस वक्त अभी वैसे गैसेस स्टेट वहां पर पढ़ रहे हैं अपने चैनल पे। केमिकल काइनेटिक्स हम खत्म कर चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में खत्म कर चुके हैं, है ना, और फेज इक्विलिब्रियम को भी पढ़ चुके हैं। गैसेस स्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है थोड़ा सा, अभी कुछ लेक्चर्स और पड़े हुए बचे हुए हैं उसमें। तो हम बता रहे थे कि हमने केमिकल काइनेटिक्स को कर रखा है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ चुके हैं, फेज इक्विलिब्रियम को भी पढ़ चुके हैं। गैसेस स्टेट अभी अधूरा है, लिक्विड स्टेट अभी हमने नहीं पढ़ा है। अगर लिक्विड स्टेट नहीं पढ़ा तो सर उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अभी लिक्विड स्टेट के चल रहे हैं। उसके बाद हालांकि हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ चुका, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जितनी भी थ्योरी है, बीबीटीओ, एमओटीओ, सीएफटीओ, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। तो भाई वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम यहां पर देखते हैं लिक्विड स्टेट से आए हुए अगले क्वेश्चंस को। विच मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग जेल। जेल आपने सुना होगा, बहुत सारे जेल होता है, आपने देखे भी होंगे रियल लाइफ में। तो अगर हमें जेल बनाना है तो हम किस मेथड से बना सकते हैं? क्या हम बाई एक्सचेंज या बाई चेंज ऑफ सॉल्वेंट से बना सकते हैं, या बाई कूलिंग सॉल्ट से बना सकते हैं, बाई डबल डिकम्पोजिशन से बना सकते हैं, या ऑल ऑफ दिस? तो मैं आपको बता दूं भाई, हमारे पास ना दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं या दो टाइप के सॉल होते हैं। हम बात करेंगे सॉल की, जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक। ये आपको याद रहना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं भाई। तो आपको दो नाम आपको याद रहनी चाहिए। एक होता है लायोफिलिक, और लायोफिलिक का मतलब होता है जो सॉल्वेंट की ओर अट्रैक्ट होता है, उसके साथ बॉन्डिंग करना चाहता है, अट्रैक्शन फोर्स दिखाता है, वो लायोफिलिक होता है। और जो हमारे पास में सॉल्वेंट की ओर अट्रैक्ट नहीं होता है, सॉल्वेंट से दूर भागता है, दैट इज लायोफोबिक। ठीक है, ये लायोफोबिक होता है। तो मैं आपको बता दूं भाई, लायोफिलिक सॉल है या लायोफोबिक सॉल है, दोनों को जेल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं भाई बाई कूलिंग सॉल को, आपको जेल बनाना है कूलिंग सॉल से, तो जो लायोफिलिक सॉल होता है उसको बाई कूलिंग मेथड से आप जेल प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको लायोफोबिक का करना है तो बाई एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट से कर सकते हो, लायोफोबिक से, और लायोफोबिक का आप बाई डबल डिकम्पोजिशन का भी कर सकते हो। तो इसलिए आपका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। हमसे कहा सर कौन सा मेथड जेल बनाने में प्रिपेयर होता है या यूज होता है, तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि भाई साहब अगर आपके पास लायोफिलिक है तो कूलिंग मेथड से आप जेल बनाइए, अगर लायोफोबिक है तो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट या फिर डबल डिकम्पोजिशन, दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जिसका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33? ये तो बहुत ही सिंपल सा आ गया, मुझे लगता है डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछिए ना। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33? देखिए यार, The van der Waals equation for 1 mole of real gas। भाई 1 मोल रियल गैस के लिए आपके पास वॉन डर वाल इक्वेशन क्या होगी? तो भाई हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है और आप इस वक्त पढ़ भी रहे हो भाई। गैसेस स्टेट तो आपको पता भी होना चाहिए नहीं? तो हमने क्या बोला था सर, सबसे पहले एक काम करो, पूरी इक्वेशन लिखो। हम जानते हैं P + AN² अपॉन V²
V minus NB is equal to nRT. This is the van der Waal equation for n mole. इसके लिए ये for nth मोल, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर n मोल। अगर आपके पास n मोल है तो उनके लिए ये वाली इक्वेशन होती है van der Waal इक्वेशन। अगर हम क्या करते हैं n की वैल्यू 1 कर दो, फॉर 1 मोल के लिए क्या करेंगे, p प्लस n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा a अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा v माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा RT। तो दिस बिकम फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, ये 1 मोल के लिए हो जानी, ठीक है। तो हमसे यही पूछा भाई 1 मोल के लिए क्या होगी, तो 1 मोल के लिए P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इक्वल टू RT। तो जरा देख लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सर P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर ठीक है, V माइनस बी इक्वल टू RT, पहला ऑप्शन ही ठीक हो गया। दूसरे में क्या दिक्कत है भाई, दूसरे में देखो यहाँ पर n हो गया जो कि होना नहीं चाहिए 1 मोल के लिए, तीसरे में यहाँ पर भी n हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 34। और क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या कह रहा है, जरा ये देखिए। अभी यहाँ पर हमारे पास डी नहीं दिख रहा, क्या थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आई होप आपको दिख पा रहा हो भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपके पास ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना कौन सा सही होगा। पहला पढ़ते भाई, देयर आर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। अरे भाई कितनी गलत बात कर दी, पॉसिबल ही नहीं है भैया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कह रहे हो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है कि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता नहीं। सबसे पहला पॉइंट हमने ये कहा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार तो भाई किसी भी मॉलिक्यूल जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में ना कोई अट्रैक्शन होता है ना कोई रिपल्सन होता है, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होता। तो भाई ये तो गलत हो गया। इसने कहा कि देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर, अगला कह रहा है भाई, अगला कह रहा है कि देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बिल्कुल सही बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज आफ्टर हीट कॉलिजन, नो भैया नो, नो। हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जब कॉलिजन होता है तो उसके बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है। और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², मास कांस्टेंट रहेगा, और मास कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो हम बोल सकते हैं भैया उसकी वेलोसिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत, ये आपका सही है। हम सारे स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं इसलिए, ताकि हो सकता है कि इस बार ये ना पूछ के अगली बार कोई और स्टेटमेंट दे दे, तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। आगे क्या भी, मॉलिक्यूल हैव कंसिडरेबल वॉल्यूम, नहीं भैया नहीं नहीं नहीं। उसने कहा कि मॉलिक्यूल का अपना कोई वॉल्यूम होता है। भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो ये कह रही थी कि अगर हम किसी कंटेनर में गैसेस को लेते हैं तो उस गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो उस कंटेनर के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होता है, उसका कोई वॉल्यूम ही नहीं होता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। डन। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 35, the root mean square velocity of an ideal gas at constant pressure varies with density। ओके भाई आपका अभी जो हम गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं यहां तक हम नहीं पहुंचे, तो मैं आपको बता दूं, आपको ना 3 तरह की वेलोसिटी पूछी जाती है भाई, 3 टाइप की वेलोसिटी आती है। तो मैं आपको एक से क्वेश्चन पूछा गया ना, मैं तीनों को एक साथ बता रहा हूं। देखो वेलोसिटी कौन कौन सी होती है, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मैं लिख देता हूं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एक होती है हमारे पास। दूसरी होती है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। तीसरी होती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भाई, ये हमारे पास 3 टाइप की वेलोसिटी होती है, तो मैं इनके तीनों के फॉर्मूले आपको बता रहा हूं। तो जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है VRMP, भाई उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट फिलहाल याद रख लीजिए, वो होता है हमारे पास 2RT/m, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला। रूट मीन स्क्वायर का, इसका तो मैं आपको क्लास के टाइम पे बता चुका था, हालांकि VRMS जो होता है वो क्या होता है, √3RT/m, √3RT/m होता है। और अगर आप एवरेज की बात करोगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, V एवरेज जो होता है वो हो जाता है √8RT/m, बस वही यही हो जाना। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे याद रख रखा है, तो भाई इसमें मोस्ट प्रोबेबल 2 वर्ड आ रहे हैं, इसलिए 2RT/m हो जाएगा। रूट मीन स्क्वायर 3 वर्ड आ रहा है तो 3RT/m हो जाएगा। एवरेज वाले में 8RT/m हो जाना है। तो भाई ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अब समस्या ये हमारे पास कि VRMS को वो डेंसिटी के टर्म में पूछ रहे हैं, वो मास की टर्म में नहीं पूछ रहे, ये मोलर मास होता है, मोलर मास की टर्म में नहीं पूछ रहा है, टेम्परेचर की टर्म में नहीं पूछ रहा है, आर की टर्म में नहीं पूछ रहा है, प्रेशर की टर्म में नहीं पूछ रहा है, वॉल्यूम की टर्म में नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है डेंसिटी की टर्म में। तो आपको यहां पर छोटा सा डेरिवेशन टाइप करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई, हमको पता है कि जो VRMS होता है ना, वो क्या होता है सर, वो होता है 3RT/VRMS। क्या होता है भाई, 3RT/m होता है। एक बात बताओ, अब मैं यहां से थोड़ा सा साइड में करते हैं। हम जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, की अगर हम बात करें तो हमें पता भी PV इक्वल टू कितना होता है सर, nRT होता है। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है ना RT, आप RT की वैल्यू निकालो, शायद हमें डेंसिटी मिल जाए। तो यहां से हम बात करते हैं सर RT बराबर कितना हो जाएगा, तो हम करेंगे सर PV/n हो जाता है, PV/n हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये PV/n हो जाएगा तो हम एक काम कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, n तो पता है ना, n क्या होता है भाई, हम कहेंगे सर n होता है मोल्स, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। आपको पता होगा मास अपॉन मोलर मास या वेट अपॉन मोलर वेट, जिसमें भी आप टर्म में करना चाह रहे हो उसमें लिख सकते हो। तो मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मैं यहां से करूंगा PV/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास अपॉन मोलर मास कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ना इसको थोड़ा सा अलग टाइप से लिखना चाह रहा हूं। कैसे लिखूंगा सर, एक काम करो, जैसे यहां तक कर लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चूंकि एक और चीज ध्यान रखो, डेंसिटी के टर्म में निकाले तो डेंसिटी क्या होती है सर, डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होती है, बिल्कुल होती है। यानी W/V क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/D इक्वल टू V/W, बिल्कुल लिख सकता हूँ 1/D इक्वल टू V/W लिख सकता हूँ। तो यहां से हो जाएगा मेरा RT इज इक्वल टू P, उसके बाद PM/PM, V/W क्या, V/W 1/D, तो 1/D, ये हो जाना है, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं कहा इधर देखो RT/m आ रहा है ना, क्या मैं m को इधर ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। ये हो जाएगा RT/m बराबर हो जाएगा P/D। भाई यही फॉर्मूले को उठाकर यहां रख दीजिए, बस हो गया सॉल्यूशन। तो VRMS इज इक्वल टू हो जाएगा √3, भाई RT/m की जगह क्या रख सकते हैं, P/D रख सकते हैं। भाई ये हमारे पास VRMS वेलोसिटी का अगला फॉर्मूला आ गया। जब हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इसको हम ट्राइव अच्छे से और करेंगे ना। तो भाई यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है ये √P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और √D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से हम बोल सकते हैं सर VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √D, यानी कि डेंसिटी। तो ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा। हम कहेंगे सर कौन सा वाला ऑप्शन सही है, कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो हम बड़े ही अच्छे से ढंग से हम बोल सकते हैं भैया हमारा जो ऑप्शन सही है दैट इज D, यानी कि 1/√D विल बी द राइट आंसर या करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता भी क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 भी बहुत ही आसान लग रहा है, बहुत ज्यादा आसान है। अभी कुछ टाइम पहले तो इसको पढ़ा था। इन वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन नॉन आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, द टर्म्स दैट
अकाउंट फॉर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बाय। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के लिए किस टर्म का हमने यूज किया था आइडियल गैस इक्वेशन में, तो हमको ये बताना भैया, तो वो हमारे पास इकलौता एक ही था, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। भाई आपको देखो, सुनो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो इधर आ जाइए। हमने ये पढ़ा था ना, क्या चीज, ये वॉन डर वाल इक्वेशन। सर ये वाला टर्म इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से आता है, जो हमारे पास इंटरनल प्रेशर को दिखाता है। और ये टर्म क्या बताता है हमें, ये वाला टर्म बताता है हमें उसके एक पार्टिकल का अपना खुद का वॉल्यूम होता है कहीं ना कहीं रियल गैसेस के लिए, तो वो चीज ये बताता है। वॉल्यूम टर्म के बारे में ये बताता है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड प्रेशर के बारे में ये टर्म बताता है। तो उसने हमसे कहा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर फॉर 1 मोल के लिए इकलौता एक ही ऑप्शन है भाई, ये बताएगा वॉल्यूम टर्म। RT से कोई मतलब है नहीं, RT इनवर्स का कोई मतलब है नहीं, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो ये हमने हो गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस इज कैलकुलेटेड बाय लो। अभी अभी फॉर्मूले पढ़े थे, बिल्कुल अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई VRMS की अगर हम बात करें तो RMS वेलोसिटी जो होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, √3RT/m होता है। तो यहां पर आपको डायरेक्टली सीधा सीधा ऑप्शन देख भी रहा है भाई, डायरेक्टली सीधा सीधा ऑप्शन देख भी रहा है कि 3RT/m विल बी द RMS वेलोसिटी। दैट्स ऑल। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, द प्रेशर P इन द आइडियल गैस इक्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय किसके द्वारा रिप्लेस्ड हो रहा है। तो आपको पता है हमें PV इक्वल टू कितना होता है, nRT, यही तो होता है, PV इक्वल टू nRT होता है। तो जब हमने PV इक्वल टू nRT, यहां से समझ लो, हालांकि ये क्वेश्चन तो आपको आ जाना चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के कर रखे हैं अपने, कहां पर, क्लास जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पर। देखिए भाई आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT, ये होती है ना, यही होती है ना। तो nRT तो है अपना, V की जगह हमने रखा V माइनस NV, P की जगह रखा P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। बस देखो इधर, देखो इधर भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो P जो है वो हमने रिप्लेस किया है P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर से, खत्म कहानी। ये माइनस है, ये होगा नहीं, ये 2 आ गया, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो हमारे पास क्वेश्चन 38 हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। और क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या कहता है, जरा इधर सुन ली भाई, ये यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहा है भाई, द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड वॉन डर वाल कांस्टेंट ए एंड वी इज गिवन बाय। तो भाई सुनो, क्रिटिकल फिनोमिनन अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं गैसेस स्टेट में ही। तो वहां पर हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, इन 3 टर्म्स की हमारे पास बात चलती है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी पता रहे ना रहे, लेकिन आपको इनका फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है और क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले की तरह 3 फॉर्मूले तो हमारे वेलोसिटी से हो गए। 3 फॉर्मूले आप इससे क्रिटिकल फिनोमिनन से याद रखना है। एक है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर, एक है हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम, एक है हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्रिटिकल टेम्परेचर की तो उसको हम दिखाते हैं TC से, क्रिटिकल वॉल्यूम को VC से और क्रिटिकल प्रेशर को PC से। ठीक है ना, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ये होता है 8A/27 RB, 8A/27 RB। क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है वो होता है 3B, और PC इक्वल यानी क्रिटिकल प्रेशर जो होता है वो होता है A/27 B स्क्वायर।
A/27 बी स्क्वायर, ये आपको पता होनी चाहिए भाई। क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल वॉल्यूम है, क्रिटिकल क्या है, प्रेशर है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर 8/27 RV, क्रिटिकल वॉल्यूम 3V और क्रिटिकल प्रेशर A/27 B स्क्वायर। भाई ये वाले फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर बात करें हमसे, जो आज का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो ये क्या है भाई, द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट A एंड B। ये A और B क्या है, R तो गैस कांस्टेंट है, A क्या है आपको पता है, वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट है, B क्या, वो भी वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर को पूछा तो फॉर्मूला क्या है, 8A/27 RV है। तो जरा यहाँ पर देख लीजिए भाई, क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है, T = 8A/27 RV, ऑप्शन पहला ही है। यहाँ पर A स्क्वायर कर दिया तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ B स्क्वायर कर दिया ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ पर A को R को खाई गए हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। TC = 8A/27 RV। गॉट इट। अब हम चलते हैं अपना अगला, और आई थिंक आज का हमारे पास लास्ट लेक्चर रहेगा, सॉरी लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और वो क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। बस आपको पता है, ये तो हम पढ़ चुके थे नहीं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, तो क्या बताया था, जेड = PV/RT या फिर nRT, और आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं PV = nRT होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से हम Z = क्या रखेंगे, nRT/nRT, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हम सीधा सीधा करेंगे सर, ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर, सॉरी D, ऑप्शन D विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन इसका 1 हो जाना है। तो इसको तो हम क्लास में भी कर चुके थे, बहुत अच्छे से कर चुके हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को भी। चलिए फिर आज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले 10 क्वेश्चन के साथ हम अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बस आपसे वही एक हमेशा वाली उम्मीद कि लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप लोग देखिए भाई, एग्जाम की प्रिपरेशन करो, बाकी सबको भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बोलो भाई, करो, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कराने के लिए तैयार और आप करने के लिए तैयार होने चाहिए। तो लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बाय द वे थैंक यू आपको शेयर करने के लिए, आप कर रहे हो भाई, आई नो कि आप लोग शेयर भी कर रहे हो, पहुंचा रहे हो लोगों तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।